ओके दोस्तों, तो हेलो नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। भाई बात कर लेता हूँ, मैं बता दूँ आपको क्या कर रहा हूँ मैं। 2019 का जो पेपर है भाई, ये क्यों चल नहीं रहा सही से। जी है, 2019 का जो पेपर रहा है किसका, सीएचएस एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो भी बायो के, ठीक है, बायोलॉजी ग्रुप से जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये पूरा रहने वाला। 2019 का पेपर जो आया था उसका सॉल्यूशन यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। और मैं बात बता दूँ कि जो मैथ वाले हैं वो भी निराश ना हो, क्योंकि ये मैथ वालों के लिए भी है। क्योंकि यहाँ पे अपने पास फिजिक्स का वीडियो भाई, बायोलॉजी के लिए जो लास्ट वाले 25 क्वेश्चन है उनको छोड़ करके बाकी सब तो मैथ वालों के लिए भी है। तो भाई ज़्यादा बकवास नहीं, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे नज़र डालते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान 4 गुना बढ़ा दिया जाए, यानी द्रव्यमान पहले m है और अभी क्या कर दिया जाए 4m कर दिया जाए, और उसका वेग आधा हो जाए, यानी कि पहले वेग v है अभी v/2 हो जाए, तब गतिज ऊर्जा क्या होगी। पहले की आधी, समान, दोगुनी, कहीं कुछ कहा नहीं जा सकता है। भाई मैं कह सकता हूँ ऐसे में कैसे, ऐसे देखेंगे। देखो भाई यहाँ पे देखो, पहला जो द्रव्यमान था वो देखिए, पहले तो जो गतिज ऊर्जा रहती है काइनेटिक एनर्जी, वो हो जाएगी हाफ mv²। इतनी क्लियर बातें। अभी मैंने बताया द्रव्यमान जो नया वाला है 4m हो जा रहा है, जो नया वाला वेग हो रहा है हाफ हो जा रहा है। ऐसे में काइनेटिक एनर्जी जो होती है पहले वाली तो हाफ mv² लिखी है, अभी नई वाली देखेंगे 1/2, m की जगह 4m, v की जगह v/2 होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे 4 देखिए 1/2 को हम कुछ नहीं करने वाले हैं, 1/2 को हम कुछ नहीं करने वाले हैं, इसको ऐसे रहने देने वाले हैं। और 1/2 को हम ऐसे रहने देने वाले हैं। यहाँ पे गुणते 4m हो रहा है, वो होने देते हैं। और गुणते क्या है v² बाई 2 दूनी 4 बन जाएगा। ये 4 से ये 4 कट जाने वाला है, और ये हाफ mv² के जैसा ही फिर से वैसा ही दिखाई देने वाला है। ऐसी स्थिति में हम क्या कह पाएंगे कि गतिज ऊर्जा पहले के समान ही रहेगी, यानी चेंज नहीं होगा। बात समझ में आई होगी तो लाइक कर दीजिए। अगले वाले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। कहा जा रहा है कि अभिनेत्र लेंस, यानी आंखों के अंदर जो लेंस होता है कि फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, यानी आंखों के जो अंदर लेंस होता है भैया, आंख अपनी ऐसी होती है, ये गोला गोला ना गेंद जैसी, जिससे गोटियां खेली जाती हैं वैसी। और यहाँ पे अपनी लेंस होती है, और लेंस की फोकस दूरी एडजस्ट की जाती है, इसको सामंजन क्षमता कहते हैं। अगर कोई वस्तु नज़दीक रखी है तो उसको साफ देख पाती है, अगर कोई वस्तु दूर रखी है तो अगले क्षण उसको यहाँ पे देख पाती है, पर ये ब्लर दिखाई देने लगता है। इसको कहते हैं सामंजन क्षमता, इसको कहते हैं सामंजन क्षमता। और इसका नियंत्रण कौन करता है, सिलियरी जो मांसपेशियां हैं इनके द्वारा। यहाँ पे लेंस के ऊपर नीचे ये सिलियरी मांसपेशियां लगी होती हैं जो इसका नियंत्रण करती हैं, इसकी वक्रता त्रिज्या में परिवर्तन करके इसकी फोकस दूरी को कम ज़्यादा करके दूर और पास की वस्तुओं को देखने में मदद करती हैं, ताकि ये अच्छे से देख पाएँ। तो भाई आँखों के बारे में आपने जान लिया। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, कहा रहा है 150 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गति प्रारंभ करती है। रास्ते में एक बल द्वारा इसे रोका जाता है, बल 0.1 सेकंड के लिए लगता है। गेंद पर लगने वाला आवेगी बल कितना होगा। यहाँ पे हमको आवेगी बल की गणना करनी है। आवेगी बल की गणना के बारे में आपको बता दूँ, यहाँ पे बात को समझते हैं थोड़ा सा, इसको जूम करते हैं। और भाई यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कभी भी लाल पेन से लिख करके स्कैन मत करना, या फिर जिसको भी स्कैन करना है वो लाल पेन से मत लिखना। यहाँ पे मेरे साथ धोखा हो गया, मैंने इसको लाल पेन से लिखा, उसके बाद जब इसको स्कैन किया तो क्या हो गई भैया, वीडियो की बर्बादी। बात क्या है, क्वेश्चन क्या है, 150 ग्राम की बात की जा रही थी, उसको किलोग्राम में चेंज कर दिया, इतना हमको मिल गया है 1000 से भाग के करके। और ए बराबर क्या है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डेल्टा टी बराबर 0.1 सेकेंड है। इन बातों को छोड़ते हैं, आवेगी बल के बातें आते हैं। आवेगी बल बराबर होता है बल गुणित समय अंतराल, यानी एफ इंटू डेल्टा टी। और ये बराबर क्या होता है, एम ए होता है, डेल्टा टी यहाँ पे लगा है, एम ए डेल्टा टी। यहाँ पे आवेगी बल बराबर हो गया है, जहाँ पे हम चीज़ों को रख देते हैं। एम बराबर 0.15 किलोग्राम था, और ए बराबर क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डेल्टा टी के मान यहाँ पे रख दिया। गुणा कराओगे इतना मिल जाएगा, यही अपना आवेगी बल होगा। और आवेगी बल का मात्रक कहाँ पे इतना आ गया, न्यूटन सेकेंड। ओके, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। क्वेश्चन का आंसर आप देखेंगे यहाँ पे आपको मिल गया 0.3 न्यूटन सेकेंड, तीसरा वाला विकल्प। आगे वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या क्वेश्चन है, मैं कुछ ज़्यादा तेज चल रहा हूँ क्या, रिलैक्स। मैक्स
रिलैक्स। क्वेश्चन पढ़ेंगे, कहा गया है दो भिन्न पदार्थों के बने हुए तारों का विशिष्ट प्रतिरोधक क्या का अनुपात क्या दिया है, 2:3 दिया गया है। इनकी लंबाई का अनुपात 3:4, क्षेत्रफल का क्रॉस सेक्शनल एरिया का अनुपात 4:5 दिया है। इनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा, इनमें से आपको कौन सा विकल्प मिलेगा। इसका हल देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी खाने की बर्बादी हो गई लाल पेन से लिखने के तरीके से। देखिए यहाँ पे ρ1/ρ2 लिखा है हमने, यानी कि देखिए जो प्रतिरोध का सूत्र होता है वो R बराबर क्या होता है, ρL/A होता है ना। ρL/A, R क्या है, प्रतिरोध है, रो क्या है उसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता, इसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता, ठीक है। और L क्या है उसकी लंबाई, A क्या है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पे उनका रेशियो दिया था, ये उनके विशिष्ट प्रतिरोध का अनुपात, ये उनकी लंबाई का अनुपात, ये उनके क्या कहते हैं क्षेत्रफल का अनुपात यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया का अनुपात। और यहाँ पे हमने ये सूत्र लिखा है। अब R1:R2 बराबर लिखा है। थोड़ा सा जूम करके आते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें जो चीज़ें दी गई थी, यहाँ पे इसको हम 2x और 3x करके लिख सकते थे, 2x, 3x लिख सकते थे। बट चूंकि हम बहुविकल्पी प्रश्नों में चल रहे हैं और हमको x लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से हमने नहीं लिखा, बिकॉज यहाँ पे कट ही जाता। ओके, कट ही जाता है। तो यहाँ पे आप समझें कि हमने क्या रखा है, रो की जगह पे उनका रेशियो, ठीक है, क्या रखा है हमने। यहाँ पे आप देखेंगे दो, क्या हो रहा है यार, ये चेंज कैसे हो जा रहा है बार बार। देखो 2:3 था, ऊपर 2 रखा, नीचे 3 रखा। ये 3:4 था, ऊपर 3 रखा, यहाँ पे 4 रखा। ये वाला 4 है, ठीक है। ये वाला 4 मत देखिएगा, नहीं आप कहने लगेगा सर यहाँ पे 4 लिखा था, फिर ऐसे कैसे कर दिया। भैया धीरज रखो, ध्यान धरो। ये जो 3:4 ये 3 है, ये 4 है। थोड़ा सा जूम करके आते हैं, आप ध्यान दीजिए। ये जो 3:4 है, ये वाला 3 है, ये वाला 4 है। और ये 4:5 है, ये वाला 4 है, ये वाला 5 है। क्योंकि हमने इसके हिसाब से रखा है, ना कि ऐसे मुजबाने झोंक दिया है। तो अब रख दिया है, तो यहाँ पे 2, 3 ऐसे रख दिया हमने, और ये 5 ऊपर से नीचे आ गया, ठीक है। और ये 3, 4 ऐसे रख दिया हमने, ये 4 ऊपर से नीचे आ गया। इतना आ गया समझ में। ये पक्षांतर समझ में आया, क्लियर रहने बचाई ये बात। 3 से 3 को हमने काटा, 2 दूनी 4, हमको इतना पहाड़ अच्छा आता है, हमने कर दिया। 5:8 मिल गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल जाते हैं। फिर जूम हो जाओ, बहुत बढ़िया यार, कितना अच्छा सा जूम होता है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही हो गया। क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि यूरेनियम के प्रतिनाभिकीय विखंडन में उत्पन्न ऊर्जा उत्पन्न होती है, वह है कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है भैया। तो यहाँ पे प्रति विखंडन में तो अपने क्या है, ये रटने वाली चीज़ जैसे हो चुकी है। आप इसको याद कर लीजिए, 200 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न होती है। ME मेगा ही होना चाहिए, मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न होती है। 200 मेगावाट, 200 मेगावाट, 200 मेगावाट कहाँ पे, यूरेनियम के प्रतिनाभिकीय विखंडन में प्राप्त ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, नाइक्रोम किसका मिश्र धातु, मतलब किनको मिलाकर नाइक्रोम बनता है भैया। नाइक्रोम बनता है निकल, क्रोमियम, मैंगनीज, लोहे के मिश्र धातु। तो भैया नाइक्रोम, निकल, क्रोमियम, मैंगनीज और लोहा, ये मुझे रटना पड़ा, याद करना पड़ा। तो निकल, क्रोमियम, मैंगनीज और लोहा, इन चारों का मिश्र धातु होता है नाइक्रोम। आई थिंक ये आप समझ में आ गया होगा। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे देखिए प्रकाश की रंगों की जो चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पे कह रहे हैं लाल और बैंगनी रंग के ये तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तरंग दैर्ध्य का सही विकल्प क्या हो, उनका रेशियो यहाँ पे हमको दिया गया है। तो भाई इसका जो रेशियो का जो सही आंसर होगा वो आपका होना चाहिए 1/2, जो है डी वाला विकल्प, ठीक है, 1/2। अब ये कैसे निकाला गया है इसके बारे में ना पूछिए, लेकिन मैं आपको यहाँ पे लगभग थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ कि जो यहाँ पे बैगनी को ऊपर रखा गया है। तो बैगनी रंग के जो तरंग दैर्ध्य होती है वो लगभग में होती है कितना, 400 नैनोमीटर होती है उसकी तरंग दैर्ध्य। और जो लाल रंग की है उसकी होती है 800। इसी का रेशियो आपको मिल गया 1/2। यहाँ पे कीड़े बहुत आ गए हैं, सॉरी। हाँ, तो मैंने बात की कि ये होता है इनका एग्जैक्ट
मान, मतलब रेशियो 1:1 बट ये इसके एकदम इक्वल में नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे जो इनका मान होता है वो अलग अलग होता है। अभी के लिए यहाँ पे इनका जो रेशियो है 1:2 ही मान के चलिए आप। अगले वाले क्वेश्चन पे हम चलेंगे, जहाँ पे हमको दिया गया है कि 1 किलोवाट घंटा किसके तुल्य होता है भैया। तो ये 1 किलोवाट घंटा जो होता है ना, ये इसके बराबर होता है, किसके बराबर, 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ये रटने वाली चीज़ है, ये सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछे जाने वाली है, और इस बार एग्जाम में भी ये आएगी आएगी आएगी, याद कर लो। कौन सा, ये वाला विकल्प, ठीक है, सॉरी यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, ये वाला विकल्प जहाँ पे होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। ओके, आगे बात करेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का आंकिक मान किसने प्राप्त किया था। तो भैया जी का जो आंकिक मान प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक थे वो कौन है भैया, कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश। कैवेंडिश ने जी का मान ज्ञात किया था, ठीक है। जी का मान कितना होता है, जी का मान होता है 6.67, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये तो है, मैंने कुछ ज़्यादा ही ख़राब लिख दिया, बट आपको मैंने बोल करके सुना है, आप उसको याद रखेंगे। अगले वाले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला वाला प्रश्न क्या कह रहा है, 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बस पहली 1/3 दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, यानी कि उसकी चाल से, 1/4 दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की दर यानी कि चाल से, शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से यानी कि चाल से चलती है, तो बस की औसत चाल क्या होगी, ये हमको बताना है। सवाल थोड़ी सी लंबी रही और इसको हमने बर्बाद कर दिया। चलिए, मैंने जूम कर लिया यहाँ पे, मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा, बट मैं एक साथ सभी कुछ नहीं दिखा पाऊंगा। क्यों, मैंने आपको कारण बताया था ना कि लाल पेन से नहीं लिखना चाहिए। गुड, बहुत समझदार हो। तो भैया कुल दूरी आपने क्या मान ली, x किलोमीटर, बहुत बढ़िया। पहली स्थिति क्या कही गई थी कि x मतलब कुल दूरी का 1/3 यानी 1/3, तो यहाँ पे हमने x/3 दूरी ले ली। चाल कितनी थी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। समय निकाल लिया, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी को ऊपर रख दिया, 10 को नीचे रख दिया, 3 आके नीचे गुणा किया, तो x/30 घंटे का समय आपको मिल गया। दूसरी स्थिति में चलेंगे, जहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि दूरी कितनी है, x/4। क्यों, क्योंकि 1/4, अगले में कहा गया कि 1/4 चलता है, इस वजह से 1/4। चाल कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा दिए गए थे, तो समय बराबर दूरी बटे चाल कर दिया, 4 आके नीचे गुणा किया, तो x/80 घंटे का समय लगा है। तीसरी स्थिति में कहा गया है शेष दूरी के लिए हमने क्या किया कि कुल दूरी को आगे लिख लिया, बाकी जो दूरियां ऊपर दोनों वाली कंडीशन में 1/3 और 1/4 वाली हो गई थी, उनको हमने जोड़ करके यहाँ पे घटाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे जो जोड़ा, पहले इनको जोड़ा है, तो हमको क्या मिल गया, 4 3 7 7/12 मिल गया, 7x/12 मिल गया। उसके बाद जब घटाया तो 12 × 12 -7 = 5 x/12 मिल गया है। और ऐसे में हमने यहाँ पे चाल लिख ली है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि सवाल में ही दिया गया था। अब आ जाते हैं यहाँ पे समय पे, तो समय कितना हो गया भैया, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी हमने यहाँ पे लिख ली है जो घटाने पे मिली थी, चाल यहाँ पे 40 जो दी गई थी यहाँ पे कर लिए, 12 नीचे गुणा करेंगे, 12 और 40 का गुणा हो गया 480, 5x/480 हो गया है। अब बात कर लेते हैं औसत चाल की। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी क्या है, x किलोमीटर अपनी थी, और कुल समय ये जो x/30, x/80, 5x/840 जो निकाला तो वही हमने यहाँ पे रख दिया प्लस करके लिखने के बाद यहाँ पे इन तीनों का लघुत्तम निकाला जो कि 480 मिला, इससे इसमें भाग दिया, जो कुछ मिला ऊपर गुणा कराया। यहाँ पे 30 और मतलब 16 × 48 होता है, 16 बार जा रहा था, 16 से ऊपर गुणा किया, 8 × 48 हो रहा था, ऊपर 6 से गुणा किया, और यहाँ पे किसी गिनती से नहीं गुणा करना पड़ेगा क्योंकि वो सेम है। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें मिल चुकी हैं। मिलने के बाद हमने बस इतना सा ध्यान दिया कि इस चीज़ को हमने ऊपर भेज दिया तो हमको ऐसे मिल गया, और इनको जोड़ने के बाद यहाँ पे 27x हो रहे थे, x कट गए हैं, और इसमें जब 480 में 27 से भाग देंगे तो आपको 17.8 किलोमीटर प्रति घंटा मिलेगा, जो कि आपकी औसत चाल हो जाएगी। अब मैं इसको ज़्यादा नहीं दिखाना चाहता क्योंकि राइटिंग और कागज़ दोनों ख़राब हैं, और मेरा जो मूड है वो भी ख़राब हो रहा है, इस वजह से उस पेज को छोड़कर हम आ गए अगले वाले क्वेश्चन पे। क्या कहा गया है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, बात को अच्छे से समझ में आएगा, और समझ में आ गया तो एक ही LIKE लाइक कर दीजिएगा। ये क्या मैं बकवास कर रहा हूँ, मुझे लाइक वाइक के बारे में नहीं कहना चाहिए था भैया।
डिग्री सेल्सियस तापक्रम वाले 50 ग्राम पानी को 20 डिग्री सेल्सियस वाले 20 ग्राम पानी में मिलाया जाता है तापक्रम का, तो मिश्रण का तापक्रम क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो मैं आपको लिए चलता हूँ इधर, जहाँ पे मैंने एक बार और अच्छे तरीके से बर्बादी की है और यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ पे पहला हिसाब है जहाँ पे 60 डिग्री सेल्सियस तापमान है और 50 ग्राम उसका वज़न है, और 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे तापमान है और 20 ग्राम उसका वज़न है। दोनों को जब मिलाया जाएगा तो ये मिश्रण बन जाएगा। मिश्रण का तापमान x डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसके वज़न के बारे में हमको कोई चर्चा नहीं करनी है, ठीक है। इसके वज़न के बारे में यहाँ पे 50 20 70 होगा, लेकिन हमको यहाँ पे कोई चर्चा नहीं करनी है। बस हमको ये जान के रखना है कि मिश्रण का तापमान x डिग्री सेल्सियस हो जाएगा जो मिलाने के बाद होगा। तब हमें क्या करना है, हमें बस इतना सा ध्यान देना है कि ली गई उसमें बराबर दी गई उसमें, दी गई उसमें बराबर ली गई उसमें। अब ये 60 डिग्री सेल्सियस है, ये 20 डिग्री सेल्सियस है, तो ये इसको उष्मा देगा और ये लेगा, क्योंकि वो कम है तो लेगा। तो इस वजह से यहाँ पे लिखा दी गई उसमें, यहाँ पे लिखा ली गई उसमें। अब क्या होगा, ली गई उसमें दी गई उसमें ms डेल्टा टी होता है भैया। Q बराबर ms डेल्टा टी होता है, फार्मूला दोनों तरफ लिख लिया। S का मान पानी है भैया, पानी है तो दोनों तरफ S कट जाएगा, कोई काम का नहीं, उसे वैसे भी उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पे द्रव्यमान बराबर m हो गया डेल्टा टी और यहाँ पे m और यहाँ पे डेल्टा टी। अब यहाँ पे डेल्टा टी को समझ लेते हैं भैया। यहाँ पे 60 से कम करके x बनाए, यानी 60 माइनस आप इसको x करेंगे, गुड। और यहाँ पे 20 से बढ़ करके x बना, क्योंकि जब इसको ऊष्मा दी जाएगी तो इसका तापमान लगातार बढ़ेगा और इसका तापमान लगातार कम होगा। तो 20 से x बना है, यानी x माइनस 20। बात समझ में आई। 60 से ये कम होकर x बना और ये 20 से बढ़ करके x बना, दोनों मिल जाकर x बनेंगे। अच्छा, मैं ज़्यादा समझा चुका हूँ, अब नीचे चलता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 60 माइनस x लिख लिया, यहाँ पे x माइनस 20 लिख लिया। ये इनका द्रव्यमान था x 20 वाला और ये 50 उसका द्रव्यमान था। मैंने 0 0 को सोचा कि काट देता हूँ, 5 से अंदर गुणा कराया इतना मिल गया, 2 से अंदर गुणा कराया इतना मिल गया। बहुत अच्छी बात है, ये स्क्रीनशॉट हो गया। अच्छा, अब इसको हटाएं कैसे, ठीक है, ये क्या हो गया, ठीक है, मैंने इतना गुणा करके देख लिया। अब यहाँ पे 40 को मैं इधर भेज देता हूँ, 5x को इधर भेज देता हूँ, जो कि यहाँ पे 7x बन जाता है और यहाँ पे 340 बन जाता है। और x बराबर क्या हो जाएगा, 340/7। जब 7 से भाग करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 48.5 मिल जाएगा, डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और ये मिश्रण का तापमान होगा। ओके, वैसे ही बहुत ज़्यादा मज़ेदार सवाल रहती है। जब इसको पूरा चैप्टर पढ़ना होता है ना, इतना मज़ा आता है कि पूछो ही मत, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मेहनत होती है, थोड़ा सा मज़ा आता है और ये शानदार लगता है मुझे। ठीक है, 10 न्यूटन बल किसी वस्तु पर 36 दिशा में लगाया जाता है। वस्तु 36 दिशा के साथ 60 अंश का गोल बनाते हुए 5 मिनट विस्थापित होते हैं। उस पर कितना कार्य हुआ ये हमको ज्ञात करना है। चलेंगे, यहाँ पे मैंने एक खराब सा चित्र बनाया है। ये 36 स्थल हो गया, ये नत एक तल हो गया। अब यहीं पे एक पिंड रखा है। जब पिंड पर इधर की ओर बल लगाया जाता है, मैंने बहुत ज़्यादा गूंज दिया है, इधर की ओर बल लगाया जाता है तो भैया वस्तु इधर की ओर जाती है, क्योंकि इधर नहीं जा सकती, उसके पास इधर रास्ता नहीं है, तो वो ऊपर की ओर जाती है। लेकिन एक चीज़ हम जानते हैं, थोड़ा सा जूम करके जानते हैं, हम एक चीज़ जान लेना चाहेंगे भाई, ये क्या हो गया भाई। ओके, अब जानते हैं भाई, इधर की ओर ये जा रहा है, बल इधर की ओर लग रहा है, तो ये जो कोण बन रहा है 60 अंश का, तो ये बलों का वियोजन। आप देखिए, कोई बल इधर की ओर जा रहा है तो ये इसका 36 वियोजन, जिसके साथ ये कोण बना रहा है, ये इसका ऊर्ध्व वियोजन कहलाता है। तो ये बातें होती हैं। इधर वाला जिधर की ओर ये कोण बना रहा है, ये कहलाता है कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, और इधर वाला एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे ये कोण बनाते हुए 60 जा रहा है, तो ये एफ कॉस थीटा बन जाएगा। तो यहाँ पे 10 कॉस 60 बन गया। तो बल का वियोजन हमने कर दिया। तो जो हमारा बल हमें पिंड को गति कराने में काम कर रहा है, तो वो क्या है, एफ कॉस थीटा है। तो 10 गुणते कॉस थीटा का मान, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, जो कि यहाँ पे मिल गया है कितना, 1/2, 2 से काट दिया तो यहाँ पे मिल गया 5 न्यूटन का बल हमारा ये पिंड को गति कराने में काम करेगा। बाकी कहाँ जाएगा, बाकी व्यर्थ हो जाएगा।
ओके, व्यर्थ की चिंता नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। कार के उकार ज्ञात करते हैं। कार बराबर होता है एफ इंटू टी। किया गया कार बराबर बल गुणे तथा बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन को किया गया कार कहते हैं। तो यहाँ पे बल कितना लग रहा है 5 न्यूटन, यही हमने यहाँ पे निकाला कॉस थीटा का प्रयोग करके। और 5 मीटर तो चल ही चुका था, 5 पचम 25 जूल का कार हो चुका है। चलो 2 जून की रोटी मिल चुकी है। अगले वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। किसी ठोस का हवा में भार 10 न्यूटन और जल में उसका भार 6 न्यूटन है, तो ठोस का अपेक्षित घनत्व ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा सूत्र होता है। सूत्र सिंपल सा देखिए, यहाँ पे अपेक्षित घनत्व बराबर क्या होता है, हवा में ठोस का भार बटे जल में ठोस का भार। हवा में भार 10 था, जल में भार 6 था, काट दिया तो 1.6 मिल गया। बस यही आपका आंसर हो गया। यहाँ पे कोई मात्रक नहीं प्रयोग करेंगे, याद रखेंगे जब भी अपेक्षित घनत्व होगा तो इसमें कोई मात्रक का प्रयोग नहीं होगा। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। किसी वस्तु की स्थिति यक्स समय टी के साथ निम्न रूप में परिवर्तित हो रही है। भैया यहाँ पे एक संबंध दिया गया है। यक्स क्या है, उसकी स्थिति यानी पोजीशन, यानी कि किस जगह पे वो अभी स्टैंड करता है, कितनी दूरी वो चल चुका है। टी क्या है, वो समय के रूप में संदर्भित है, जहाँ पे आपको यक्स बराबर टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 मिल जाता है, जहाँ पे यक्स के मान मीटर में है और टी का मान सेकंड में है। वस्तु 2 सेकंड तथा 4 सेकंड के बीच में कितना विस्थापन होगा, ये हमको बताना है। चलिए आइए देखते हैं। क्या देखते हैं, हम नज़र डालते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमको मिल जाता है वो फार्मूला जो हमने वहाँ पे पीछे देखा था, वही सेम चीज़ उतार लिया है यहाँ पे, T1 बराबर क्या है, 2 सेकंड की बात कर रहे हैं, पहले में 2 सेकंड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे x1 बराबर निकालेंगे। जहाँ पे यहाँ पे T हमको दिखाई दे रहा है, कलर चेंज कर लेता हूँ तो दिखाई देगा, जहाँ जहाँ पे हमको T दिखाई दे रहा है ठीक वहीं पे 2 रख दिया हमने, और यहाँ पे हल कराया 4 मिला, यहाँ पे 5 दूनी 10 मिला, यहाँ पे 6 मिला, 6 4 10, और 10 में से 10 गया 0, लड्डू। बस अब यहाँ पे वही सेम चीज़ T2 देख लेते हैं। 4 सेकंड की जो बात की जा रही थी, जहाँ जहाँ पे 2 रखा तो वहाँ 4 रख देते हैं। 4 रखने के बाद थोड़ा सा हल कर लेते हैं, हल करने के बाद हमें हलवा मिल जाता है, हलवा मिल जाता है तो हम उसे खा लेते हैं। क्या खाते हैं भैया, यहाँ पे देखेंगे 16 6 22 हो रहा था, 22 में 20 घटा दिया तो 2 मीटर मिल जाएगा। मीटर मिल जाने के बाद हमें आ जाते हैं विस्थापन में। विस्थापन ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखना होगा, x2 माइनस x1, जो हमको दोनों चीज़ों में x1 x2 मिला है, वही x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1 कर देना है। x2 क्या थे, 2 थी, x1 क्या थी, 0 थी, और T2 4 था, T1 क्या था, 2 था। तो 0 में से 2 घटाने पर 2, 4 में से 2 घटाने पर 2, 2 में से 2 को काटने पर कितना मिल गया, 1 मिल गया। और ये क्या हो गया, आपका मीटर हो गया, और ये क्या हो गया, आपका विस्थापन हो गया। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। कहा गया है कि 400 नैनोमीटर चलो न नैनो से बाण रे, मीटर तरंग दैर्ध्य है। 400 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के प्रकाश किरण हवा से माध्यम m में प्रवेश करती है। कोई हवा है, हवा ऊपर है, ठीक है, यहाँ पे, और ये माध्यम है, ये मीडियम है, इसमें ऐसे प्रवेश करती है। तो प्रवेश कर जाने दो, नज़रों में उतर जाने दो, देखते हैं कितना उतरती है नीचे। अपवर्तनांक जिसका 2 दिया है, और यहाँ पे माध्यम में प्रवेश करने के बाद प्रकाश की तरंग दैर्ध्य हमको ज्ञात करनी है। यहाँ पे 4 2 3 1 दिया गया है, मतलब 100 में नैनोमीटर दिया गया है। हम यहाँ पे फार्मूले पे आ जाते हैं। भैया देखेंगे बात को, कहा जा रहा है यहाँ पे प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर दी गई है। लेमडा बराबर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और हमने इसको नैनो को 10 की घाते -9 बना लिया, मीटर कर दिया। अपवर्तनांक हमको यहाँ पे इसको इरेज करना चाहिए था, पर मैंने इरेज नहीं किया। अब मेरे पास एक क्या है, एडोबे स्कैन, एक स्कैन करने वाला है, वहाँ से हम स्कैन कर लेते हैं, जो भी लिख करके स्कैन करते हैं, उसके बाद यहाँ पे इरेज करने वाला ऑप्शन भी रहता है। अब चूँकि मुझे भैंस चराने जाना था, मैंने जल्दी स्कैन करके ख़त्म कर दिया और इसको इरेज नहीं किया। बात करेंगे अपवर्तनांक 2 की, और इसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको लेमडा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। बात कर लेते हैं अपवर्तनांक की। अबे यार ये क्या हो जाता है भाई। तो अपवर्तनांक क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे वायु में, या फिर माध्यम में, यहाँ पे माध्यम लिखना चाहिए था, माध्यम में प्रकाश की चाल होती है। अब यहाँ पे देखेंगे भाई, ये म्यू बराबर क्या हो गया, C अपॉन V। C क्या है, प्रकाश, वायु में प्रकाश की चाल, और V क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल। अब यहाँ पे देखें, एक चीज़ होता है, एक फार्मूला होता है प्रकाश की चाल V बराबर यहाँ पे F लेमडा
ठीक है। ये f क्या है, इसकी आवृत्ति है। आवृत्ति को n से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, n लैम्डा भी होता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे प्रकाश के लिए है तो आवृत्ति यहाँ पे कट जाएगी, लैम्डा 1/λ2 हो जाएगा। यार यहाँ पे हम क्या रख देंगे, बस यहाँ पे हमको फार्मूला म्यू बराबर λ/λ डैश मिल जाएगा। हमको लैम्डा डैश का मान निकालना है, लैम्डा का मान हमको दिया गया है और इसका मान तो दिया ही गया है 2 अपूर्णांक, तो लैम्डा डैश बराबर हो जाएगा λ/λ म्यू, भूल गया मैं। अब यहाँ पे अपूर्णांक मान 4 × 10⁻⁻9 रख दिया है, नीचे 2 रख दिया है और यहाँ से काट दिया, कहाँ मिल गया 200 10⁻⁻9 जो कि हम कह देंगे 200 नैनो। यहाँ पे इसका मतलब नैनो होता है तो नैनो लिख लिया, नैनो से बाढ़ चलाने के लिए 200 नैनोमीटर हो गया। ओके, अब मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि मुझे अपनी ज़बान पे लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चों को ये पसंद नहीं आता है और मैं सच में, मुझे पता नहीं कैसे बोलना चाहिए, इसका मुझे कोई भी ज्ञान नहीं है। बात करेंगे इस क्वेश्चन की। कह रहे हैं किसी स्थान पर सौर स्थिरांक 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर है। भाई सौर स्थिरांक मतलब सूरज जितनी एनर्जी देता है, तो 10 सेकंड में 5 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी। और छोटा सा फॉर्मूला लगने वाला वही लगा लेते हैं और यहाँ पे हम आंसर पा लेते हैं। सौर स्थिरांक जो दिया है हमने छाप लिया है, इसको किलो को देखे 10 की